हेलो फ्रेंड्स, होप आपने पार्ट 1 देखा होगा। और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बेसिक पार्ट। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्चुअल क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में जो पहला रिकॉग्नाइजेशन मिला वो रिकॉग्नाइजेशन मिला डोबेनियर को। अब डोबेनियर जो थे वो जर्मन केमिस्ट थे और उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा कुछ दिमाग लगाया और जो भी तब अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने की कोशिश की। सो इनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग डोबेनियर ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। नाउ ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, तीन का ग्रुप। अब हमने दो बेसिक डेफिनेशन देखी थी जिसमें से एक था एटॉमिक नंबर, दूसरा था एटॉमिक मास या उसे एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो। सो डोबेनियर ने जो कंसेप्ट उठाया वो कंसेप्ट था एटॉमिक मास का, जिसे काफी सारी बुक्स में वेट भी कहा गया है। अब डोबेनियर ने जो ट्रायड बनाया, हम लोग बात करेंगे ट्रायड के बारे में जिसको हम पहले ही बोल चुके हैं, अ ग्रुप ऑफ थ्री। सो ये जो तीन का ग्रुप होता है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो हम लोग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल रहे हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तब क्या होगा, तब ऐसा कुछ होगा कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट will be mean of other two elements। देखो फ्रेंड, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तीन एलिमेंट्स हमने लेने हैं, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हम लोग ट्रायड बोलते हैं। उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। उसके बाद उनका जो एटॉमिक मास या जो भी वेट है वो हमेशा इंक्रीजिंग पैटर्न में होना चाहिए। तब एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट will be mean of other two elements। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए, बी और सी ये एक ट्रायड बनाता है। अब इसके मतलब डोबेनियर के कहने के हिसाब से जो बी का मास आएगा दैट विल बी ए प्लस सी बाय 2। ऐसी कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे पास है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास है 6.9, सोडियम इज 23 एंड पोटेशियम इज 39। सो अगर हम इन दोनों की एडिशन करें तो वो एडिशन आएगी 45.9 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी समथिंग 22.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली 23, जो कि सोडियम का मास। डोबेनियर ने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, नेचुरली पहले है वो, सो एलिमेंट्स भी कम ही हो गए उनके पास। सो एलिमेंट्स में जो उन्होंने अरेंजमेंट की ये सबसे परफेक्ट अरेंजमेंट कंसीडर की जाती है। इसके बाद की जो अरेंजमेंट आई उनमें ये जो कंसेप्ट है ये फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और इसी वजह से डोबेनियर ने जो कंट्रीब्यूशन की एक शुरुआत की, हम लोग भी काफी सारी जगह पे देखते हैं कोई कंसेप्ट अगर स्टार्ट होता है फिर उसको आगे लेके जाते हैं। उसी तरह से डोबेनियर ने एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट की मदद से जो कंसेप्ट की शुरुआत की उनके लिए उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिला। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसमें दूसरा नाम आता है नीवलैंड। नीवलैंड ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एक क्रिएटिव वे में। इन्होंने केमिस्ट्री और म्यूजिक को साथ लाया। अब हम सभी को पता है म्यूजिक में कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। सा रे ग म प ध नी के बाद वापस सा आता है, मतलब 8वां सुर और पहला सुर सेम होता है। तो उसी तरह से न्यूलैंड ने
एक टेबल बनाया और उस टेबल में भी ऐसे ही कुछ हुआ कि 8वां एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होती थी। सो कंडीशन क्या थी न्यूलैंड की? तो कंडीशन ऐसी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो डोबेनियर ने भी यूज किया था, और सेकेंड कंडीशन थी 8th एलिमेंट will have properties similar to first. So अगर आप सोच रहे होंगे कि न्यूलैंड पे ही पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया होगा, बट नहीं, न्यूलैंड ने जो हमें टेबल दिया उसमें कुछ फ्लॉज भी थे, कुछ डीमेरिट्स थे। वो डीमेरिट्स क्या है, हम लोग पहले एक बार टेबल को देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको डीमेरिट्स को डिस्कस। सो फ्रेंड्स, ये है न्यूलैंड का टेबल, जो एलिमेंट्स न्यूलैंड ने अरेंज किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के बाद जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे रखा। क्यों नीचे रखा? ताकि इनकी प्रॉपर्टी सेम। फिर लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है, वो 8वां एलिमेंट है सोडियम। लिथियम एंड सोडियम आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। सो इस तरीके से उसने एक म्यूजिकल पैटर्न को यूज करके अवेलेबल एलिमेंट्स को अरेंज किया। आप देख सकते हो जो ट्रायड हम लोगों ने डोबेनायर में पढ़ा था वो यहां पे भी अपीयर हो रहा है। मतलब लिथियम के नीचे सोडियम है और सोडियम के नीचे पोटेशियम है, ये तीनों एक के नीचे एक है। इट मींस दैट इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अब टेबल सामने है, डीमेरिट्स भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि न्यूलैंड के बाद जो आए उन्होंने ये डीमेरिट्स को कैसे सॉल्व किया, ये हमारे लिए जानना जरूरी होगा। सो पहला डीमेरिट जो यहां पे हम लोग देखते हैं वो है इसका लास्ट वाला पार्ट, कि लॉ इज फॉलोड ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा है, मतलब इसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। सेकेंड, at some places he kept 2 elements below 1 element। जैसे कि हमारे पास एक क्लोरीन है, उसने क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट और निकेल को रखा, जबकि रूल क्या है, एक के नीचे एक ही आएगा। तो उससे पूछा गया कि भाई ये सब क्यों? तो उसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, इसके लिए मैंने उसको उसके नीचे रखा, बट जबकि होना क्या चाहिए था, एलिमेंट के नीचे एक ही एलिमेंट आना चाहिए था। अगला, नोबल गैसेस, ये बाद में मिले, सोने कहां रखेंगे? अगर हम लोग उसको कहीं पहले रखते हैं या बाद में रखते हैं तो 8 शुरू हो जाएंगे, रहते तो साथ ही है। सो इन्हीं कुछ पॉइंट्स की वजह से न्यूलैंड का टेबल हम लोग आगे फॉलो नहीं कर सके, बट जो कंट्रीब्यूशन था, जो क्रिएटिविटी थी, वो हम लोगों ने अप्रिशिएट की, और इसीलिए हमारे पास आज अवेलेबल है न्यूलैंड्स लॉ, जिसे हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं, जैसे म्यूजिक का एक ऑक्टेव होता है। क्या कहा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एलिमेंट्स को जब हम लोग इंक्रीजिंग मास में अरेंज करेंगे, सो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होगी, और उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उस कंट्रीब्यूशन में कैल्शियम तक वो टेबल फॉलो होता है। मतलब कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी ऊपर के एलिमेंट के साथ मैच नहीं हो रही है।